हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 40वें दिन की वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में रिमोट कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। और रिमोट कंट्रोल वायरिंग में भी दो वायरिंग होती है, एक पीएससी वायरिंग होती है और एक सीएसआर वायरिंग होती है, जैसा कि आपको विंडो एसी में बताया जा चुका है। पीएससी और सीएसआर के बारे में हमने कई बार आपको विंडो एसी के जितने भी कनेक्शन हैं सभी में बताया है और जो लोग भी उस चीज़ को देखे होंगे यहाँ पर भी उस चीज़ को समझेंगे और दोनों वायरिंगों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कनेक्शन आपको 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, इसको पूरा जो सिस्टम है उसको पीसीबी बोला जाता है। इसमें ये जो बाहर से सब कुछ लगाया गया है ये पहले से लगा नहीं रहता है, इसको लगाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं, स्प्लिट एसी का रिमोट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। रिमोट कंट्रोल ही वायरिंग होता है। स्प्लिट एसी में जब भी वायरिंग होता है वो रिमोट कंट्रोल ही होता है, उसमें स्विच कंट्रोल वायरिंग नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंडोर सिस्टम होता है इतना ऊपर लगा होता है कि वहाँ पर स्विच कंट्रोल लगा दिया जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर स्विच कंट्रोल नहीं लगता है, रिमोट कंट्रोल लगता है। लेकिन यदि ये रिमोट कंट्रोल ख़राब हो जाए और रिमोट कंट्रोल का सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है तो स्विच कंट्रोल कैसे बनाया जाता है वो भी हम इसी कोर्स में बताएंगे। आज की वीडियो में तो नहीं, लेकिन इसी कोर्स में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आप स्प्लिट एसी को स्विच कंट्रोल बना करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप एक बात समझिए कि जहां पर भी पीसीबी लगाया जाता है, जिस भी जगह पर पीसीबी लगाया जाता हो, चाहे विंडो स्प्लिट हो, विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे कहीं पर भी टीवी हो, सीडी हो, जहां पर भी आपके पीसीबी लगते हो, पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, माने कि अपने भाषा में किट जहां पर भी लगाया जाता है उसका कनेक्शन बहुत ही नॉर्मल होता है। नॉर्मल का उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। ट्रिक यही है कि इसमें कुछ पिन बनाए गए होते हैं। इस पीसीबी में तार को जोड़ने के लिए कुछ पिन बने होते हैं और बाहर साइड से इसमें जो कुछ जोड़ा जाने वाला है उसमें कुछ कनेक्टर होता है। उस कनेक्टर को उस पिन में क्या होता है, दबाना होता है, फंसाना होता है। उल्टा फंसाइएगा नहीं फंसेगा, सीधा फंसाएंगे तो फंस जाएगा। एक को दूसरे वाले में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, मतलब ये वाले को यहाँ लगाएं, चाहे ये वाले को यहाँ लगाएं, चाहे ये वाले को यहाँ लगाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जो जिसका जहां कनेक्शन है वहीं पर वो लगेगा, दूसरे जगह पर नहीं लगेगा। ये पीसीबी में फ़ायदा होता है। अब देखिए, पीसीबी में हमने बाहर से स्प्लिट एसी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगा दिया है। ये होता है 909 का ट्रांसफार्मर। 909 मतलब स्टेप डाउन एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है। यहाँ से 220 वोल्ट इसके अंदर जाता है और ये जो है कि 18 वोल्ट जो है इस पीसीबी को देता है। 9 वोल्ट या 18 वोल्ट दोनों वोल्टेज को ये पीसीबी लेता है और जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है कम वोल्टेज की, वो सब वोल्टेज की पूर्ति कौन करता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर जो छोटा सा लगाया गया है वही इसमें कम वोल्टेज के लिए ये लगाया जाता है और कम वोल्टेज वहाँ तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद ये रहा, इस स्प्लिट एसी के इंडोर सिस्टम में ये एक पंखा होता है। पंखे के लिए एक तरफ से 4 तार निकलते हैं, एक तरफ से 2 तार निकलते हैं। 4 तार वाले जो कनेक्टर होते हैं वो 4 पिन वाले में लगेंगे और 2 तार वाले जो होते हैं वो कैपेसिटर के लिए होते हैं। 2.5 MFD, 3 MFD, ये कुछ इस तरीके का पीसीबी के अंदर ही ये कैपेसिटर होता है, या फिर कुछ में ये अलग से भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। जो नॉर्मल पंखे के कैपेसिटर होते हैं उनको भी आप यहाँ से 2-2.5 MFD जितने की इसको आवश्यकता है उतना आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
यहाँ से इधर का पूरा सिस्टम इंडोर सिस्टम होता है और यहाँ से इधर वाला जो सिस्टम है आउटडोर सिस्टम है। तो अभी हम इंडोर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके बाद आउटडोर सिस्टम की बात की जाएगी। जो मेन कनेक्शन समझने वाला है वो सब आउटडोर में ही है, क्योंकि इंडोर में सारा पीसीबी है तो पीसीबी में सिर्फ कनेक्टर होगा, कनेक्टर को ही समझना है, कनेक्टर कौन सा कहाँ पर लगेगा। देखिए ये होता है एक डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए जो वायर आता है उसी में एक इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच होता है, छोटा सा स्विच रहेगा। जब इसको आप दबा देंगे, यदि एसी आपकी चल रही है, इसको यदि आप दबा देते हैं तो ये बंद हो जाता है बिना रिमोट का। आप चाहें तो इसमें एक स्विच होता है, इसको आप दबाइएगा तो पूरा जो सिस्टम होता है आपका बंद हो जाएगा। फिर से दबाएंगे तो ये ऑन भी हो जाता है। तो ये एक छोटा सा स्विच दे देता है और ये डिस्प्ले वाले वायर के साथ ही कनेक्ट होता है। डिस्प्ले वायर में यहाँ पर 12 वायर मैंने बनाए, किसी में 10 होते हैं, किसी में 12 होता है, किसी में 15 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वायर होते हैं और इनको एक ही साथ कनेक्टर के साथ कनेक्ट कराया जाता है। उल्टा कनेक्ट कराइएगा नहीं कनेक्ट होगा, सीधा ही ये जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर स्विंग मोटर आजकल तो सबसे ज़्यादा 5 तार वाले ही आते हैं। तो 5 तार वाले जो होते हैं इनको 5 पिन वाला कनेक्टर रहेगा, यहाँ पर इसको क्या करेंगे दबा देंगे, फंस जाएगा। उसके बाद रूम सेंसर और कॉइल सेंसर, इसमें 2 सेंसर होते हैं। दोनों की पहचान कैसे की जाती है? एक के सिरे पर काला सा निशान होता है, ऐसा काला निशान रहेगा तो समझिएगा रूम टेम्परेचर सेंसर है। ये जिसके सामने गोल पाइप होगी, मतलब इस तरीके से बेलनाकार कापर की पाइप होती है, तो वह जो सेंसर होता है इसमें वायर जुड़ा होता है, इसमें भी वायर रहता है, लेकिन आगे के तरफ जो काला निशान है वो रूम टेम्परेचर सेंसर है। और जिसमें कापर की जो पाइप लगी होती है छोटी सी, वो जो होता है कॉइल सेंसर होता है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर कर लीजिए इसको। तो इनके दोनों के बारे में मैंने बताया कि क्या काम करते हैं। ये रूम के सेंसर को, मतलब रूम के तापमान को सेंस करके इस पीसीबी को बताता है, और ये कॉइल के तापमान के सेंस करके इस पीसीबी को बताने का काम करता है। पूरा हम कनेक्शन कर लेंगे, फिर इसके वर्क के बारे में भी बात किया जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो हमने इसमें सब कुछ जोड़ दिया है, पीसीबी के अंदर पहले ही से सब कुछ जोड़ दिया है। अब इधर के तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। आउटडोर यूनिट में क्या चीज़ होता है? तो 2 मोटर होते हैं, एक हमारा ये कंप्रेसर मोटर, एक ये पंखा वाला मोटर। इनके साथ एक ये कंबाइंड कैपेसिटर हमको लगाना है। कंबाइंड कैपेसिटर का मतलब 3 गो खूंटी वाला कैपेसिटर होता है। तो इसका कनेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल कुछ नहीं है, लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये 3 टर्मिनल आ गया तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस पर लिखा भी रहेगा कि 50+5 चाहे 50+2, मतलब इस मोटर को जितने कैपेसिटी की कैपेसिटर चाहिए उसका प्लस करके लिखा रहता है। बड़ा वाला जो कैपेसिटर, इसमें 2 कैपेसिटर, कंबाइंड कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि एक ही कैपेसिटर के अंदर 2 कैपेसिटर बनाए गए हैं, एक 50 का है और एक 5 का है। तो इसमें आपको बड़ा मोटर कौन सा लग रहा है? कंप्रेसर मोटर बड़ा है, और ये फैन वाला मोटर है जो कंडेंसर के लिए लगाया गया पंखा, उसका मोटर छोटा है। तो 5 MFD इसके लिए, 50 MFD इसके लिए। अब बात ये करते हैं कि ऊपर के तरफ 3 टर्मिनल लगे होते हैं, तो इसका तार कहाँ जोड़ा जाएगा और इसका तार कहाँ जोड़ा जाएगा? तो इसमें हमने जिस दिन कैपेसिटर के बारे में बताया था, यदि वो वाला आप वीडियो देखे होंगे तो इसको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन नहीं भी देखे होंगे तब भी एक बार और समझ लीजिएगा कि एच जो होता है इसको हर्मेटिक बोला जाता है। सी का मतलब कॉमन है और एफ का मतलब फैन होता है। तो कॉमन का मतलब यह है कि 50 MFD का भी एक तार कॉमन के साथ जुड़ा होगा, 5 MFD का भी एक तार कॉमन के साथ जुड़ा होगा। 5 MFD का एक तार इस फैन वाले के साथ जुड़ा होगा, 50 MFD का एक तार ये एच वाले के साथ, मतलब हर्मेटिक के साथ। हर्मेटिक क्या होता है? एक प्रकार का कंप्रेसर है। और हर्मेटिक कंप्रेसर किसको कहते हैं? वे सभी कंप्रेसर जिनके सभी पार्ट पुर्जे एक ही कैबिनेट में बंद हो, एक ही डब्बे में बंद हो, एक ही बक्से में बंद हो, उनको हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। जैसे फ्रिज का कंप्रेसर हो गया, एसी का कंप्रेसर हो गया, ये सब क्या है? हर्मेटिक कंप्रेसर है, क्योंकि
इन कंप्रेसर के अंदर के जो भी पार्ट पुर्जे होते हैं एक ही कैबिनेट में, जो भी काला सा कैबिनेट दिखता है ना उसके अंदर ही सारा सिस्टम इसके होते हैं, तो इसलिए इनको हर्मेटिक कंप्रेसर भी बोला जाता है। दूसरा सेमी हर्मेटिक होता है, मतलब कि वह कंप्रेसर जो दो अलग अलग भागों में बटे हुए हों उनको सेमी हर्मेटिक कहते हैं, लेकिन यहाँ सेमी हर्मेटिक के लिए नहीं है, ये जो खूंटी है हर्मेटिक के लिए है। तो कहने का अर्थ यह है कि 50 का एक तार इसमें सी में, 5 का एक तार सी में, मतलब ये जो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, दो कैपेसिटर हमने इसमें बना दिया, ये 50 वाला है और ये 5 वाला है, ठीक है। 50 और 5 का एगो मिला करके सी बना दीजिए और इसको एफ लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए एच। बस यही सिस्टम इसके अंदर है, ये 50 है और ये 5 है। क्लियर हो पाया है दोनों चीज़ें? तो यही सिस्टम इसके अंदर होता है बस, और कुछ होता नहीं है। यदि आप ओरिजिनल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें 3 टर्मिनल, अब कहिएगा कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल इसमें दिख रहा है, तो खूंटियाँ जो है ये सभी जो भी दिख रहा है ये 4 गो है, ये एक ही में है, ये सभी चारों, तो ये इसको एक गिना जाएगा। और इस पर कहीं पर भी सी लिखा होगा, शायद ये चीज़ आपको ना दिखे लेकिन यहाँ पर सी लिखा है, यही कॉमन है। और ये चीज़ जो है जिधर 2 टर्मिनल बनाए गए हैं ये जो है आपका हर्मेटिक है, मतलब कि एसी के लिए, कंप्रेसर के लिए है। और इधर एक जो टर्मिनल बना हुआ है ये पंखे के लिए, मतलब कंडेंसर फैन के लिए है। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अब जो है पहले थोड़ा सा इसमें मेन जो लीड है उसको लेकर आते हैं। मेन लीड में 2 तार होगा ना या 3 तार होता है, तो 2 तार में ही मेन होते हैं, यल और यन, ठीक है। सॉरी, एल को ऊपर कर देते हैं, यन को नीचे। लाइन वाला जो होता है मेन, इसमें एक रिले होता है पीसीबी में, चाहे आपका विंडो एसी का पीसीबी हो चाहे स्प्लिट एसी का पीसीबी हो, ये रिले आपको जरूर देखने को मिलेगा जिस पर 3 और 4 लिखे रहते हैं। 3 पर आपको इनपुट करना है, 4 से ये आउटपुट हो करके ये आउटडोर के लिए निकल गया, मतलब इसके लिए ये आ गया है, ठीक है। न्यूट्रल सप्लाई ये सीधे आएगा, न्यूट्रल पर जुड़ेगा और यहीं से निकल के डायरेक्ट इधर आउटडोर के लिए आ गया। इधर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये लाइन हो गया, इधर का कनेक्शन सब कंप्लीट हो गया। ये इंडोर यूनिट हो गया, सॉरी इनडोर यूनिट, इधर का सारा सिस्टम इंडोर यूनिट हो गया। और ये चीज़ जो है आउटडोर यूनिट कहलाएगा। इसका कनेक्शन करते हैं। कैपेसिटर कभी भी किस पे जुड़ता है? यस और आर पर जुड़ता है। कंप्रेसर के चाहे मोटर के यस और आर पर कैपेसिटर को हमेशा जोड़ा जाता है। इसका आर देखिएगा हमेशा, यदि 3 खूंटी वाला ये कैपेसिटर रहेगा तो सी पर ही जुड़ेगा, इसका भी आर सी पर ही जुड़ेगा। इसलिए सी पर जुड़ रहा है क्योंकि मेन वाला वायर जो आएगा, जो फेज आ रहा है 4 नंबर से, ये वाले को भी हम क्या करते हैं इधर इस पे जोड़ेंगे, सी पर ही जोड़ेंगे। इसीलिए सी का जो था यहाँ कॉमन का, देखिए कॉमन पर ये बहुत सारे टर्मिनल बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है कई टर्मिनल बने हुए हैं कॉमन पर, क्योंकि वहाँ पर कई गो तार जोड़ना पड़ता है। इसी वजह से जो है कि यहाँ पर कई तार जो है कि कई टर्मिनल बने होते हैं। एफ पर जो है ये इसका स्टार्टिंग वाला वायर आएगा, यस पर जो है इसका हर्मेटिक पर इसका वायर जाएगा, ठीक है। कंडेंसर के अंदर कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ जो है न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल सप्लाई हम ओएलपी को देंगे और ओएलपी से सीधे निकाल करके कंप्रेसर के कॉमन पर दे देंगे। ये नॉर्मल होता है, ये ऐसे ही हमने विंडो एसी में भी किया था, ऐसा कुछ अलग नहीं किया था। इसी तरीके से विंडो एसी में भी हुआ है कंप्रेसर का कनेक्शन और स्प्लिट एसी में भी इसी तरह से हुआ है। विंडो एसी में बस ये कैपेसिटर मैंने नहीं लगाया था, अलग अलग कैपेसिटर लगाया था। आप चाहें तो इस पंखे के लिए अलग कैपेसिटर लगा सकते हैं, इसके लिए अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है तो आप एक ही में भी कनेक्शन
कर सकते हैं और वो कनेक्शन ऐसा ही होगा। इसका आर भी इसके सी पर आएगा, इसका आर भी इसके सी पर आएगा और मेन जो फेज सप्लाई है वो भी इसके सी पर आएगा। जो इसका यस है इसके एफ पर आएगा, मतलब फैन वाले पर स्टार्टिंग वाला आएगा। इसका स्टार्टिंग जो है कि हर्मेटिक पर आएगा, मतलब जो कंप्रेसर के लिए गया हुआ है। अब न्यूट्रल सप्लाई इसको, इस पंखे को भी देना है। ये कहाँ से दे सकते हैं, तो न्यूट्रल यही आ रहा है, ये OLP के इस साइड से देंगे। इधर से देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, मतलब जब भी आपका कंप्रेसर बंद होगा तब आपका ये पंखा भी बंद हो जाया करेगा। तो ऐसा कनेक्शन करना है कि कंप्रेसर बंद हो तो भी आपका पंखा चलता रहे, क्योंकि कंप्रेसर कब बंद होता है, हाई एम्पियर लेने के कारण या फिर गर्म हो जाता है तब, तो ये पंखा चलता रहेगा तभी तो ये ठंडा होगा। तो इसी वजह से इसको इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है कि यदि OLP के द्वारा ये बंद भी कर दिया जाए तो हमारा पंखा चलता रहे। यही तार को यदि हम इधर कर देंगे तो पंखा और ये कंप्रेसर दोनों साथ में ही बंद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको PSC वायरिंग मतलब परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर वायरिंग का कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यह है, देखिए PSC वायरिंग में क्या होता है, कंप्रेसर को केवल एक कैपेसिटर द्वारा चलाया जा रहा है। एक कैपेसिटर है ना, रनिंग कैपेसिटर। आप कहिएगा कि इसमें तो दो है, तो दो नहीं है, एक कैपेसिटर केवल इसके लिए है और एक कैपेसिटर इसके लिए, दोनों कैपेसिटर इसके लिए नहीं है। क्लियर है? तो अब जो है कुछ देर के लिए हम लोग जो है कि वीडियो को पॉज करेंगे, रुकेंगे और उसके बाद जो है कि इसका हम CSR वायरिंग बताएंगे और इसी में सेम हो जाएगा। रिले एक लगेगा, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा और बाकी सारा कनेक्शन जैसे विंडो AC में हम बदलते थे उसी तरीके से बदल करके आपको इसमें ही CSR वायरिंग को भी बता दे रहे हैं। तो 2 मिनट आप इंतज़ार कीजिए बस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा है स्प्लिट AC का PSC वायरिंग रिमोट कंट्रोल में। अब हम सीखने जा रहे हैं स्प्लिट AC का CSR वायरिंग, वो भी रिमोट कंट्रोल में, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वायरिंग ही किया जाता है स्प्लिट AC में। स्विच कंट्रोल वायरिंग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का जो स्प्लिट AC होते हैं उनमें स्विच कंट्रोल वायरिंग नहीं मिलेगा, आपको रिमोट कंट्रोल वायरिंग ही मिलेगा। एक बात और क्लियर कर दें आपको इस वीडियो में कि ये जो PCB होता है चाहे किसी भी कंपनी का आए, ठीक है, किसी भी कंपनी का रहे, चाहे किसी भी आकार प्रकार का रहे, उसी के अनुसार इनका जो जैक होता है, जो कनेक्टर होते हैं, इनको छोटा बड़ा बनाया गया होता है और उसी में जाके फिट होंगे। ये किसी और में नहीं फिट होंगे, अलग अलग होते नहीं हैं, एक ही साथ रहते हैं और उसी PCB में फिट होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि दूसरा हम PCB लगाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं फिट होगा और उसमें AC नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन यदि आप चलाना चाहते हैं तो इसके तार को काटिए। यदि मान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा किसी में दे दिया है तो सबको सोल्डरिंग से कर दीजिए, सोल्डर कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लोग कोई करता नहीं है, बस सेम यदि PCB मिल जाता है तो सेम जहाँ का तहाँ जैसे का तैसे तुरंत जो है कि लगा दिया जाता है, आराम से लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। PCB का अंदर का जो कनेक्शन है वो आसान है, मैंने पहले भी बता दिया है। ये इंडोर यूनिट के अंदर होता है, मतलब जो कमरे के अंदर लगाया जाता है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ वाला जो भाग है ये आउटडोर यूनिट के अंदर आता है। आउटडोर यूनिट मतलब वही भाग जो कमरे के बाहर के तरफ लगते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर और कंडेंसर का पंखा। तो वहाँ पर कंप्रेसर को और ये पंखे को चलाना होता है। तो ये 2 तरीक़ों से चलता है, एक तो PSC वायरिंग से चलता है और एक CSR वायरिंग से चलता है। तो PSC हमने सीख लिया, अब हम B सीखेंगे, CSR मतलब कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन वायरिंग। यह भी बहुत आसान है, कई बार मैं बता चुका हूँ। CSR वायरिंग का मतलब यही होगा कि 2 कैपेसिटर इस कंप्रेसर को चालू करने में लगेंगे, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। RC का मतलब रनिंग कैपेसिटर, SC का मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर। क्लियर हो पाया? स्टार्टिंग कैपेसिटर कभी भी लगता है तो अस्थायी रूप से लगता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान क्या है? स्टार्टिंग कैपेसिटर पर कभी भी जो उसका मान दिया गया होता है वो 2 लिखा गया होगा, जैसे 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120,
120 से 150, 150 से 200, मतलब इस तरीके से। जरूर नहीं कि 20-20 का अंतर हो, अधिक का भी अंतर हो सकता है। मतलब दो मान जरूर जिसके ऊपर लिखा गया होगा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। और स्टार्टिंग कैपेसिटर को कभी भी परमानेंट नहीं लगाया जाता, मतलब फिक्स करके नहीं लगाया जाता है। कंप्रेसर के चालू होने पर उसको हटाना पड़ता है। तो इसी को हटाने के लिए ये यहाँ पर रिले लगाया गया है। इस रिले को वोल्टेज टाइप रिले कहते हैं। और इसी रिले का उपयोग हमने विंडो एसी में भी किया था और स्प्लिट एसी के भी वायरिंग में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आ जाएगा, मतलब मोटा ताज़ा वाला कंप्रेसर आ जाएगा। तो समझिए कि ये वाला वायरिंग करना ही करना है आपको। चलिए कंप्रेसर का कनेक्शन करते हैं, देखते हैं पहले क्या करना होता है। रनिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार 4 नंबर पर। ठीक, 4 नंबर से एक तार आएगा कंप्रेसर के रनिंग पर। इन दोनों में से जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई है, कोई भी तार, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है तो ये 4 नंबर पर नहीं आएगा। न्यूट्रल तार भी हम 4 नंबर पर दे सकते हैं। और ये वाला वायर जो है कि सप्लाई के जो भी वायर होते हैं वो 4 और 5 नंबर पर ही जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 4 नंबर पर 4 वायर को जोड़ दिया है। रनिंग कैपेसिटर का जो एक तार बचा हुआ है वो 2 नंबर पर जुड़ता है और 2 नंबर से सीधे निकल के चला जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को चला जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर है, 1 नंबर पर जाएगा। ये समझ में आया। ये 1 नंबर और 2 नंबर परमानेंट, मतलब कि पहले से ही आपस में सटे रहते हैं। अंदर कनेक्ट पॉइंट होता है, कनेक्टर होता है, मतलब कंटेक्ट पॉइंट होते हैं, दोनों आपस में सटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होता है 1 नंबर 2 नंबर से अलग हो जाता है, तो इसका जो पावर इस स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहा होता है तो यहाँ से ये अलग हो जाता है। वो कौन करता है? ये रिले कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर अभी जो है कि इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई या दूसरी जो भी है फेज सप्लाई जो भी देना है तो OLP लगा करके ही देना पड़ता है। किसी कंप्रेसर में OLP लगाया जाता है, किसी में नहीं लगता है। आप देखेंगे जब भी आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा, किसी में लगा मिलेगा, किसी में नहीं लगा मिलेगा। तो जिसमें नहीं लगा है आप लगा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसमें लगा है उसमें नहीं लगाएंगे तब दिक्कत हो सकता है। जिसमें नहीं लगा है इसका मतलब कंफर्म है कि उसके अंदर लगाया गया है। अब देखिए ये दूसरी सप्लाई जो होती है वो OLP में जाएगी, OLP से निकल के यहाँ पर चली जाएगी। अब इसको हमें फेज न्यूट्रल देने की ज़रूरत है। ये कंडेंसर फैन है, इसमें 4 वायर निकल गया। पहले वाले में हमने क्या किया था, 3 वायर निकाला था, CSR निकाला था। इसमें क्या है, कुछ ऐसे पंखे होते हैं जिसमें 2 तार अलग कैपेसिटर के निकाल दिए जाते हैं और 2 तार अलग से आपको फेज न्यूट्रल के लिए होते हैं। तो यदि ऐसा है तो इस तरीके का भी कनेक्शन सीख जाइए। यदि CSR है तो यस और R पर इस कैपेसिटर को जोड़ना है, C पर और R पर सप्लाई को जोड़ना है। तो उस तरीके से ये भी जो दोनों तार हैं इधर फेज और न्यूट्रल पर आकर के जुड़ जाएंगे। पंखे के एक 5 नंबर पर जोड़ा जाएगा और एक आकर के 4 नंबर, मतलब इसी दोनों तारों से उसको जोड़ दिया जाएगा। उसका भी कनेक्शन कंप्लीट, इसका भी कनेक्शन कंप्लीट। और इस तरीके से इस स्प्लिट एसी का रिमोट कंट्रोल वायरिंग PSC वायरिंग और CSR वायरिंग दोनों के तहत समाप्त होता है। आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि कहीं से भी कुछ भी लेकिन समझ में आ रहा है, मतलब कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।